आज हमारे साथ में भीखाराम प्रजापति जी है और भीखाराम जी यहाँ पर दरअसल सबसे पहले हरिद्वार की परिक्रमा की और उसके बाद हमारे पास हमारे यहाँ पर घर पर आए और परिवार सहित आए। इनका सबसे पहले तो स्वागत है बहुत बहुत। भीखाराम जी, आप राजस्थान से चलकर आए यहाँ तक, आपका स्वागत है। आप किस तरह यहाँ हरिद्वार में आप आए घूमने के लिए, क्या क्या आपने देखा, कैसा लगा आपको यहाँ का एटमॉस्फेयर? श्रीमान जी, सर्वप्रथम मैं जो आपके यहाँ आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो यहाँ सहारनपुर में आए और आप और हमारा जो मिलना हुआ, ये आपका प्यार और आपके सह परिवार का प्यार देखते हुए हमें बहुत बड़ी खुशी हुई। और आपको भी बहुत बहुत इस बात को धन्यवाद है कि आपके जो अंदर जो समाज के प्रति जो भाव है और समाज के जो हर व्यक्ति से आप जुड़े रहते हो। और जैसे मेरा और आपका तो यहाँ से काफ़ी डिस्टेंस है, उनके बाद में भी जो मेरा भी जो बड़े वाली बच्ची थी वो कोरिया गई 22 जो अप्रैल को जो जुलाई को। और उसके बाद में छोटे वाली बच्ची है, वो भी हमारी ये कमला नेहरू कॉलेज सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बीए की। उसके बाद में इनका भी अपने जिले के अंदर अपना समाज का हॉस्टल है, तो उनमें भी इनका इंटरव्यू था और उसमें पेपर था। इनको दिलवाने के लिए हम दिल्ली आए और फिर इनको आईएएस की तैयारी के लिए भी कोचिंग देखा और 2-3 दिन दिल्ली रुके। और दिल्ली रुकने में भी जो अपने राज्यसभा सांसद है दिनेश भैया नावड़िया, उनसे रूबरू हुए, उनसे भी मिले, कई चर्चाएँ की हमने दिनेश भाई से, समाज के बारे में भी की और सामाजिक के बारे में भी की। और उसके बाद में जो हमारे मिलने वाले राम वृक्ष जी थे, वहाँ भी रुके हम और वहाँ भी बहुत ही हमारे बच्ची के साथ रहने वाली सहेली थी। और उसके बाद में बाबूलाल जी करके प्रजापति है, बहुत बड़ा उद्योगपति है, दिल्ली में बहुत बड़ा कारोबार है उनका, बहुत ही अच्छे सज्जन पुरुष है। उनके साथ भी रहे हम 3-4 दिन। तो उसके बाद में हमें दिल्ली में घूमे और हमें ये मेट्रो वगैरह, हमारे जो मैं हूँ तो आता जाता रहता हूँ, लेकिन हमारा परिवार भी साथ में है, बच्ची और हमारे जो घरों परिवार है इनको भी लेके आए, तो इनको भी दिल्ली में वहाँ अपने घूमे। और फिर हम हरिद्वार चले गए, तो हरिद्वार में भी हमारा कल 5:30 बजे के बाद में नहाना हुआ। और हरिद्वार का जब जो हरिद्वार के अंदर कनखल के अंदर जो प्रजापति दक्ष प्रजापति का जहाँ बहुत बड़ा धाम बना हुआ है, उस धाम में गए। और भी 5-7 धाम है उसके आसपास में, वहाँ भी गए, देखे, हमें बहुत हमें अच्छा लगा। और उसके बाद में जो आपसे वार्तालाप हुई, तो चलो हमारे मित्रगण हैं और हमारे समाज के अंदर अगर कहा जाए तो एक समाज का हर पल छोटी बड़ी खबरों को लोग लेकर, और कैसी भी क्यों नहीं हो, वो जो DPN लाइव न्यूज़ है RB सिंह प्रजापति जी, तो रात को वहाँ पहुँच गए उनके निवास पे, तो वहाँ रुके। और इस प्रकार की हमारी ये दिनचर्या रहा और इस प्रकार का 6-7 दिन का सफ़र रहा। और हमें बहुत ही समाज के लोग मिले। और हमारे हरिद्वार के अंदर भी हमारे डूंगरपुर जी महाराज के जो मठाधीश है जगदीशपुरी जी के नेतृत्व में जो रामसर में आश्रम में वहाँ के देवपुर जी महाराज जी और रामपुर जी महाराज जी, उनको कॉल लगाए तो वो भी मिले और उनके जो आश्रम में गए और बहुत बड़ा उन्होंने हमारे सम्मान और प्यार से खाना वाना खाए, वहाँ रुके। और उसके बाद में सीधा हम सहारनपुर आ गए और सहारनपुर से अभी आए और आप और हमारे ये वार्तालाप चली
और काफ़ी बातें हुई इसको लेकर। आपका काफ़ी लंबा समय लगा घूमने का उनसे। हाँ सर बिल्कुल। अब देखो, अब मेरी 50-51 साल उम्र हो गई और हमेशा के लिए मैं संघर्ष में ही रहा हूँ। मेरा पूरा जीवन संघर्ष में ही बीता है भाई। बचपन में तो नवसारी गुजरात में रहा और उसके बाद में ये सब्जी को लेकर 30 साल से मैं दोरीमीना में सब्जी और फ्रूट का व्यवसाय रहा। उसके साथ में 4-5 साल हो गए अभी मैं जो पत्रकारिता कर रहा हूँ और भारतीय किसान यूनियन का भी काम किया। पत्रकारिता का काम वर्तमान में कर रहा हूँ। आपने चुनाव भी लड़ा है? चुनाव भी मैंने लड़ा गुड़ामालानी विधानसभा क्षेत्र से और ऐसे छोटे मोटे कार्यक्रम समाज के होता रहा तो हम कार्यक्रम लगातार करते रहे। और शिक्षा को लेकर हमारा एक सपना था कि जिस समय जो परिस्थिति थी उस परिस्थिति में मैं बच्चों को नहीं पढ़ा पाया और जो उस समय वो परिस्थितियाँ भी थी 1986 के अंदर 85 में जिस समय ये शिक्षा कम थी। लेकिन हमें ऐसा लगा कि शिक्षा से सब कुछ है। अगर दुनिया में है तो शिक्षा है, शिक्षा है तो सब कुछ है, शिक्षा नहीं है तो कुछ नहीं है। तो उनको लेकर एक मिनट पीछे नीचे से कर वहीं से चल जा। मैं देखो तीसरी पास हूँ और मेरे घर से वो बिल्कुल अंगूठा ठोक गई। तो आपने इतनी मेहनत की है और पत्रकारिता भी आप कर रहे हैं ना, तीसरी पास में तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो उसके बाद में मैंने देखा कि भाई चलो हम लोग तो अनपढ़ रह गए। जिस समय हमारे वो सुविधा नहीं थी और पढ़ने की परिस्थितियों में हम लोग नहीं थे तो उस परिस्थितियों में हमें पीछे रह गया। लेकिन आज का जो युग आ रहा है वो शिक्षा का ज़माना है। अगर जो नहीं पढ़ेगा तो कुछ समय के बाद में उसको एहसास होगा कि ये जो आज अनपढ़ और शिक्षा के साथ में किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है और जो सिटी में जाते हैं तो शिक्षा वाले क्या कर सकते हैं और अनपढ़ लोग क्या कर नहीं सकते। और शिक्षा जो जिनके अंदर शिक्षा ग्रहण है वो एक मान लीजिए कि अंधविश्वास की तरह जो भोपा लोग होते हैं वो अंधविश्वास में लोगों को बताते हैं। तो इस प्रकार शिक्षा बहुत ही मतलब आगे का रास्ता दिखाती है, एडवांस दिखा देती है। जैसे हम रास्ते पे चल पड़े तो हमें जाना कहाँ है तो हमें जैसे कि करंट लोकेशन लगाया हमें वो सीधा जाकर वहीं ले जाएगा। अब वो हमें नहीं आता करंट लोकेशन कैसे लगाना है। मतलब ये कि शिक्षा एक सुगम और सफलता का सुगम रास्ता है। सुगम रास्ता है। जब हम लोगों ने ये देखा, जब हमारे जो काम होते हमें कब पता चला कि जहाँ जहाँ मेरे काम होते, मेरा बचपन से भी पॉलिटिकल में भाव था बड़ा। तो मैं बचपन में कई सरपंचों के चुनाव में मैंने भागीदारी ली, वार्ड परिषदों में मैं भागीदारी ली। उस समय मुझे पता लगा कि यार पढ़ाई तो बहुत आगे लेके जाती है। न पढ़ने वालों के लिए फार्म भरने के लिए किसी के पीछे भटकना पड़ता है, कुछ पढ़ाने के लिए किसी के पीछे भटकना पड़ता है, कुछ करने के लिए भटकना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। तो ये हमने ठान लिया कि भाई हम हमारे बच्चों को पढ़ा लेंगे तो कम से कम ये तो होगा कि जो कुछ काम होगा वो घर से करवा लेंगे कि बेटा ये काम करना तू बता। तो ये तो करवा सकते थे। इसको लेकर हमने पूरा संघर्ष शिक्षा के प्रति भी किया और शिक्षा के प्रति हमने रात और दिन एक की। जब बड़े बच्चे को हमारे बाड़मेर में पचपदरा में नवोदय केंद्रीय विद्यालय में उसका सिलेक्शन हो गया था, जवाहरलाल नेहरू। और इनका नवोदय विद्यालय जवाहरलाल नेहरू नाम के हैं केंद्रीय विद्यालय, जहाँ इंग्लिश मीडियम है, वहाँ ज़िले में एक होती है। तो उसमें मेरे बड़े बड़े बच्चे का सिलेक्ट हुआ। और छोटे वाली थी पेम्पो और उससे छोटा था मनोज और उससे छोटी भाग्यश्री हमारे साथ में। ये आदर्श विद्या भारती में ही हमारे बच्चे पढ़े। और मैंने बचपन से लेकर आज तक संघ में काम किया, संघ से मैं जुड़ा हुआ हूँ और संघ में मैंने
सारे संघ में काम करते रहा। सो मेरे से जितना होता उतना मैं संघ में काम करता जाता, टाइम देता, तो संघ से जुड़ा हुआ रहा। इसलिए छोटे बड़े बच्चों को मैंने संघ की RS जो आदर्श विद्या भारती में पढ़ाई। उनके बाद में बड़े बड़े बच्चे का सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट हुआ, तो उसके बाद में रांची के बाद में दिल्ली के बाद में कोरिया चली गई। 10 लाख पर मंथ का स्कॉलरशिप था। और उस छोटे वाले को मैंने सीकर भेजा प्रिंस में, 2 साल प्रिंस में रखा। उसके बाद में उन्होंने छोड़ दी स्कूल, उन्होंने व्यापार पकड़ लिया। ये महाकाल स्टूडियो का काम कर रहा है। और बड़े वाला जो फिर उसको 2-3 साल मैंने भाई ये रखा इसमें, जो ये कोटा में एलन में, उसमें नहीं हुआ तो महेंद्रगढ़ हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो गया। BMS वहाँ से कर ली। और उसके बाद में गुजरात सेंट्रल यूनिवर्सिटी अहमदाबाद गांधीनगर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी BMS कर ली। BMS गुजरात हरियाणा से की, MSc वहाँ से की। उसके बाद में इस तुरंत ही हमारे जो सर्वे ऑफ इंडिया में उस बच्चे को सर्विस लग गई। हाल में सर्वे ऑफ इंडिया में है, तो उसको बहुत बड़ी अच्छी लेवल पर आपने एक बहुत अच्छा कार्य किया, आपने शिक्षा देकर बच्चों को। और सबसे बड़ी बात ये रही कि आपने बेटा और बेटी में कोई फ़र्क नहीं समझा। और यही पूरे देश के लोगों को सोचना चाहिए। एक कौम को ही नहीं बल्कि सब कौम को यही सोचना चाहिए कि हमें बेटे में और बेटी में कोई फ़र्क न। ये भी सर मुझे एहसास हुआ कि भाई ये लोग बेटियों और बेटों के अंदर भेदभाव क्यों करते हैं। इनको लेकर मैंने पूरा बेटियों के ऊपर पढ़ाने का मेहनत की। और हमारी बेटियों ने भी हमारा पूरा भरपूर सहयोग देकर वो आज भारत में 4था-5वां स्थान प्राप्त किया, दिल्ली जैसे ऑडिट एरिया में। और उसके बाद में कोरिया में 5वीं रैंक मिली, कोरिया टॉपर रही। उसके बाद में दोगदो द्वीप में यात्रा की कोरिया ने करवाई। और उसके बाद में उस बच्ची ने प्लेसमेंट कोरिया में भी हो गया है, एप्पल में हो गया है। जो एप्पल कंपनी है उसी में हुआ है, जो इलेक्ट्रिक कंपनी है एप्पल, जिसके फ़ोन आते हैं। हाँ उसमें, और जिसके लैपटॉप आते हैं। हाँ जी। तो उसमें अभी वो प्लेसमेंट हो गया। तो देखो हमें बेटियों के साथ ऐसा सोचा कि भाई बेटों से मेरी बेटियां बढ़कर है। और जितना बेटियों ने सहयोग किया नहीं उतना बेटा भी नहीं कर पाता है। और बेटियों को अगर जो ये कहने और कंथनी में अंतर है, लोग बातें तो करता है बेटियों के साथ के पढ़ाना लिखाना बराबर मानते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ दिल से ऊपर बातें करता है, दिल से ऊपर, दिल के अंदर वो नहीं रखता बेटियों को परायधन समझते हैं कि भाई बेटियां पढ़ लिख लेगी फिर दूसरे की चली जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं लगता। अब जो नई जनरेशन है धीरे धीरे बेटियों की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है पिछली जनरेशन की अपेक्षा। बिल्कुल सर। अब हम गए जैसे हमारे समाज के अंदर दिल्ली के अंदर जो हॉस्टल है, उस हॉस्टल के अंदर भी उन समाज की जो हमारे बैठक हुई, समाज की एक कार्यकारिणी पूरी, जो समाज इसके जो संस्था चलाने वाले लोग इकट्ठे हुए और उन लोगों ने वो चर्चा हुई उसमें भी। और एग्ज़ाम देने में भी बेटियां हमारी ज़्यादा आई थी। और आजकल सारे नेशनल, इंटरनेशनल और स्टेट और ज़िला स्तर पे सबसे ज़्यादा अच्छे परसेंटेज हमारी बेटियां ला रही हैं। ये बड़ी बात है। हमारी बेटियां ला रही है तो हमको मतलब संकेत मिल रहा है, एडवांस हमारे भारत का एक संकेत मिल रहा है। जब बेटियां देश में पढ़ लिख के अग्रसर हो जाएगी तो इस देश को बहुत बड़ी उन्नति मिलेगी, देश अग्रसर होगा। क्यों होगा कि बेटी 2 परिवार को नाम कमाती है, 2 परिवारों से निकल के आगे बढ़ती है। तो इसलिए हमारी जब बेटियां पढ़ लिख लेगी तो मान लीजिए हमारा देश भी विकसित हो जाएगा और सभी देशों में से अग्रणी बनेगा। चलिए ठीक है भिकाराम जी, आपने बहुत बड़ी बात कह दी कि राधा कृष्णन ने कहा था कि बेटा पढ़ाने से केवल एक व्यक्ति शिक्षित होता है, लेकिन बेटियां पढ़ाने से तमाम समाज शिक्षित हो जाता है। बंद कर दो।